Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class. Dear students, as you know we are studying our first lesson. हम रीड कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं अपना फर्स्ट लेसन विच इज जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन. एंड इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी कृषि पद्धतियां या खेती के कार्य. कोई भी पर्सन, कोई भी फार्मर अगर एग्रीकल्चर वर्क करना चाहता है तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ काम करने होते हैं जिससे कि वो अपने खेत को प्रिपेयर करके, अपने फील्ड को प्रिपेयर करके और वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके. तो हम लोगों ने स्टडी की है कि देयर आर 7 स्टेप्स हियर. यहाँ पर 7 ऐसे स्टेप्स हैं, 7 ऐसे कार्य हैं जिनको करना होता है अगर किसी को भी क्रॉप प्रोडक्शन करना है यानी फसल का उत्पादन करना है. तो ये 7 जो वर्क हैं, ये 7 जो प्रैक्टिसेज हैं, ये फॉलो करनी होगी. तो अब हम इनके बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सोइल. हम लोग पढ़ चुके हैं पहले स्टेप के बारे में जो कि था प्रिपरेशन ऑफ सोइल. इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी कर चुके हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द सोइंग और उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी की थी सोइंग के बारे में. सोइंग मीन्स बीज बोना. बीज बोने के बारे में स्टडी की थी. जब अपना फील्ड, अपना खेत प्रिपेयर हो जाता है, हमारे खेत की मिट्टी प्रिपेयर हो जाती है तो हम उसमें बीज बोते हैं यानी सोइंग का वर्क करते हैं. वी हैव स्टडीड दीज 2 पॉइंट्स इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पॉइंट. और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड पॉइंट, तीसरा कार्य जो कि खेती से जुड़ा हुआ है, जो कि तीसरे नंबर पर करना होता है. सबसे पहले सोइल की प्रिपरेशन, उसके बाद सोइंग यानी बीज बोना और तीसरा जो वर्क है, थर्ड जो यहाँ पर प्रैक्टिस है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद और उर्वरक मिलाना, ऐड करना. तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि खेत में हम लोगों को खाद देनी होती है या कोई भी प्लांट भी हम अपने हाउस पर भी अगर ग्रो करते हैं तो उसमें भी हमें खाद देनी होती है. हमारी स्कूल के चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स अपन ने लगाए हुए हैं और वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं. उनको भी हम मैन्योर ऐड करते हैं, उनमें भी हम खाद देते हैं. आप इस बात को भली भांति जानते ही हैं. तो थर्ड अपना जो स्टेप है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. और यहाँ हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. वैसे दोनों का ही जो यूज है वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है यानी कि पोषण प्रदान करना है. यो मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की उसको फुलफिल करने के लिए दी जाती है. लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट इन डिटेल. तो आइए शुरू करते हैं अपना ये थर्ड पॉइंट डिटेल में, विच इज जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स 1.5, it is part 6, it is 6th video of this lesson. The substances which are added, जो पदार्थ, substances यानी पदार्थ, the substances which are added जो कि मिलाए जाते हैं to the soil मिट्टी में in the form of nutrients. न्यूट्रिएंट्स के रूप में. न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व. जो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में यानी पोषक तत्वों के रूप में सोइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो सब्सटेंसेज यानी जो पदार्थ ऐड किए जाते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ. अब करते क्यों हैं इसको? फॉर द हेल्दी ग्रोथ, स्वस्थ वृद्धि के लिए.
हेल्दी ग्रोथ के लिए ये ऐड किया जाता है, इस तरह के सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की, आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इनको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, खाद और उर्वरक कहा जाता है। तो वे यहाँ पर जो समरी है इसकी वो आपको समझ में आ गई होगी कि वो सब्सटेंसेज, वो पदार्थ जो कि किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसकी स्वस्थ वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड किए जाते हैं, उसमें दिए जाते हैं जो पदार्थ उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए किसी भी प्लांट की, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ये इन दोनों की डेफिनेशन है। आगे जाकर के इनकी और ज़्यादा डिफरेंसेस बताते हुए भी इनको क्लासिफाई किया जाएगा, इनकी डेफिनेशन और आएगी, अलग अलग भी इनकी डेफिनेशन हमें पढ़ने को मिलेगी आगे। लेकिन दोनों एक कैटेगरी में आते हैं और उस कैटेगरी का मीनिंग ये है। यहाँ पर बूझो आ गया है, फिर से बूझो इज सेइंग समथिंग, कुछ बोल रहा है ये, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है बूझो। आई सा ए हेल्दी क्रॉप, मैंने देखा एक स्वस्थ फसल। बूझो ने एक स्वस्थ फसल देखी एक खेत में। आई सा मैंने देखा, ए हेल्दी क्रॉप एक स्वस्थ फसल, ग्रोइंग इन ए फार्म एक फार्म में उग रही थी। एक फार्म में, एक खेत में एक स्वस्थ फसल उग रही थी, ऐसा बूझो ने देखा। इन द नेबरिंग फार्म, और उसी के पड़ोसी फार्म में, उसी के पास वाले फार्म में, द प्लांट्स वर वीक, जो पौधे थे वो वीक थे, कमजोर थे। एक फार्म में अच्छी फसल देखी, लेकिन पास के ही फार्म में जो प्लांट्स थे वो वीक थे यानी कमजोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर, क्यों कुछ प्लांट्स उगते हैं ज्यादा अच्छी तरह, देन अदर, दूसरों की बजाय। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह क्यों उगते हुए दिखाई देते हैं दूसरे प्लांट्स की बजाय, तो आइए इसका उत्तर हमें आगे ही मिलने वाला है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी अभी जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं आप समझ गए होंगे कि जिन प्लांट्स में हम मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो मिट्टी होती है, सोइल यानी मिट्टी, सप्लाइज यानी पहुंचाती है, सप्लाई करती है। जो मिट्टी होती है वो सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स यानी खनिज पोषक तत्वों का। जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं वो मिनरल कहलाते हैं, खनिज जिसको हम कहते हैं। ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको। तो मिट्टी सप्लाई करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को टू द क्रॉप प्लांट्स, जो फसल के पौधे होते हैं उनको। किसी भी पौधे को मिनरल न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो वो अधिकतर जो है वो जमीन के अंदर से मिलते हैं, तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं, सोइल से आते हैं। तो इनको सप्लाई करती है सोइल। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी से आते हैं, आर एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज, कुछ क्षेत्रों में, फार्मर्स ग्रो, किसान उगाते हैं, क्रॉप यानी फसल, आफ्टर क्रॉप, क्रॉप आफ्टर क्रॉप। कुछ ऐसे भी जगह होती है जहां पर फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो उगाते हैं फसल पर फसल, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, यानी एक फसल काटते ही दूसरी फसल बो देते हैं, दूसरी फसल काटते ही तीसरी फसल बो देते हैं, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगातार उगाते रहते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ पर इतनी जमीन के अंदर वाटर का लेवल ही नहीं है कि हम एक फसल काट करके दूसरी बो दें। यहाँ पर पीने के लिए भी पानी की प्रॉब्लम आती है, तो लगातार फसल बोने के लिए कहाँ खेतों में पानी है? बहुत कम ऐसे खेत होते होंगे या बहुत कम ऐसे एरिया हैं अपने क्षेत्र में कि जहाँ पर वाटर लेवल थोड़ा ठीक होगा, तो वहाँ पर भी कंटिन्यू तो नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर जो एक ईयर होता है, वर्ष होता है, उसमें 2 और 3 जो क्रॉप्स है वो ले पाते हैं। पर कई बार जहाँ जहाँ बहुत अच्छा वाटर लेवल है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर
4 क्रॉप्स भी 1 ईयर में ले पाते हैं फार्मर्स। अपने यहाँ पर मोस्टली जो लोग होते हैं वो बारिश की सीजन में यानी कि रेनी सीजन में ही केवल 1 क्रॉप ही ले पाते हैं अपने खेत में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उन फार्मर्स की जो क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रो करते हैं, उगाते हैं इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में, उसी खेत में लगातार बोते रहते हैं, काटते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड, कल्टीवेशन का मतलब खेती होता है, अनकल्टिवेटेड यानी बिना खेती किए हुए। जो फील्ड होता है उनका, जो खेत होता है, इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। लेफ्ट यानी कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अनकल्टिवेटेड बिना खेती किया हुआ खेत वो छोड़ते ही नहीं है, यानी बीच का जो गैप है वो नहीं छोड़ते हैं। जिसको अनकल्टिवेटेड यानी बिना खेती किया हुआ खेत जो होता है, जहां पर कोई फसल नहीं बोई हुई होती है, उसको अनकल्टिवेटेड भी कह सकते हैं। और एक और शब्द है उसके लिए, फैलो। फैलो का मतलब परती होता है। हिंदी में जो इसका शब्द है परती, परती को अपन लोकल लैंग्वेज में पड़त बोलते हैं, पड़त की जगह। पड़त का मतलब उसमें कोई भी फसल नहीं उगाते हैं, उसको यूं ही छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए जब खेत को, तो उसको लोकल लैंग्वेज में पड़ती, हिंदी में परती और इंग्लिश में फैलो कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे जो किसान होते हैं वो छोड़ते ही नहीं है उसको फैलो कंडीशन में या अनकल्टिवेटेड कंडीशन में, अपने खेत को वो लेफ्ट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अब सोचिए आप कि क्या हालत होती होगी मिट्टी की, क्योंकि एक फसल जो होती है जब उगती है तो उसको मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। कोई कुछ बचे कुचे होते हैं तो सेकंड जो क्रॉप होती है वो खींच लेती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में से, सोइल में से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, व्हाट हैपन्स, क्या होता है टू द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, जो पोषक तत्व है उनका क्या होता है। तो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो होने लगेगी समय के साथ साथ, ये पोजीशन वहां पर आ जाएगी। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन, लगातार कृषि ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का, फसलों की लगातार खेती, मेक्स द सोइल पुअर, बना देती है मिट्टी को कमजोर, इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कमजोर हो जाती है मिट्टी। देयरफॉर, इसीलिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, किसानों को हैव टू ऐड यानी मिलाना पड़ता है। जो हैव टू का प्रयोग जो होता है वो पड़ता है, इस तरह से हैव टू का प्रयोग किया जाता है, या करना है, पड़ता है, कोई चीज मैंडेटरी रूप से की जाती है तो उसको हैव टू का प्रयोग किया जाता है। फार्मर्स हैव टू ऐड, किसानों को मिलाना पड़ता है। जब वो लगातार इस तरह से जो फील्ड्स, अपने फील्ड में क्रॉप का प्रोडक्शन करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उनको फिर ऐड करना पड़ता है। फार्मर्स हैव टू ऐड, क्या ऐड करना पड़ता है, मैन्योर यानी खाद, टू द फील्ड्स, खेतों में, टू रिप्लेनिश, पुनर्भरण करने के लिए। रिप्लेनिश एक न्यू वर्ड है आपके लिए, पुनर्भरण यानी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है वो वापस आ जाए उसके अंदर। मिट्टी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स लेस पोजीशन में आ गए हैं, कम क्वांटिटी कम हो गई है जिनकी, वो वापस उस क्वांटिटी में आ जाएं उस मिट्टी में, ताकि नेक्स्ट जो क्रॉप होगी उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। इसके लिए रिप्लेनिश करना, इसको बोलते हैं रिप्लेनिश यानी कि पुनर्भरण करना। तो वो अपने फील्ड में मैन्योर ऐड करना पड़ता है, उनको खाद डालनी पड़ती है, टू रिप्लेनिश, पुनर्भरण करने के लिए द सोइल, मिट्टी को, विद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ में यानी पोषक तत्वों के साथ में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये मैन्योर ऐड करने की यानी खाद ऐड करने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, इसको मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर, देखिए प्रॉपर का अपोजिट है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है ठीक, और इम्प्रॉपर यानी गलत। गलत और इनसफिशिएंट या अपर्याप्त, सफिशिएंट का अपोजिट है इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त। गलत तरीके से या फिर अपर्याप्त मैन्योरिंग यानी खाद देना, यानी गलत तरीके से खाद देना या गलत खाद दे देना,
या पर्याप्त नहीं देना खाद, इनसफिशियंट खाद देना, चाहिए तो 10 किलो दे दी 1 किलो ही। तो इनसफिशियंट और गलत तरीके से जब मैन्योरिंग की जाती है, खाद दी जाती है, रिजल्ट्स उसका परिणाम होता है इन वीक प्लांट्स, और उसके परिणाम में क्या होता है, वीक प्लांट्स होते हैं उस खेत में, कमजोर पौधे होते हैं, क्योंकि जितनी खाद मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, इनसफिशियंट मिली, या जो खाद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, कुछ दूसरी डाल दी जिसकी जरूरत ही नहीं थी पौधों को। तो इस तरह से जब मैन्योरिंग की जाती है तो उसके कारण से वीक प्लांट्स वहां पर ग्रो होते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए हम लोग, अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैन्योर अलग चीज है और फर्टिलाइजर अलग चीज है। हालांकि दोनों का पर्पज एक ही है, दोनों ही खेत में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन वो बनने की जो प्रोसेस है दोनों की वो डिफरेंट है, दोनों चीजें डिफरेंट है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मोस्टली जो जीवों से बनते हैं, पेड़ पौधों से, किसी जीव जंतु के शरीर से, उन सब चीजों से जो चीजें बनती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाती है। कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, सॉरी जैविक पदार्थ जो जीवों से बनते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक पदार्थ जो जीवों से बनते हैं। पेड़ पौधे भी जीवों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए पेड़ की पत्तियां, पेड़ की टहनियां, पेड़ का तना टूट के गिर गया, या फिर कोई जो एनिमल है वो डेथ हो गई, उसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे गल गई, जमीन पर पड़ी पड़ी। तो ये जो चीजें होती है, इनसे जो खाद बनती है वो मैन्योर कहलाती है, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है, जैविक चीजों से, जैविक पदार्थों से, जीवों से। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये प्राप्त कहां से किया जाता है, ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स। ये डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी प्लांट टूट कर गिर गया नीचे, ब्रोकन डाउन हो गया, और कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी ग्राउंड पे फॉल ऑन हो गई, गिर गई। अब ये जो जमीन पर गिरे हुए जो प्लांट्स के रिमेनिंग्स हैं, जो अवशेष हैं उसके, या एनिमल के रिमेनिंग्स हैं, ये जो जमीन पर गिर जाते हैं तो छोटे छोटे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इनकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं, और खत्म करके वो इनकी बॉडी को गला देते हैं, और जो उसके बाद में उसको अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ हिस्सा उनका एयर बन जाता है, कुछ हिस्सा जो ऑर्गेनिक दूसरी चीजें हैं उनमें बदल जाता है। तो ये कुछ हिस्सा वेपर बन जाता है। वेपर और एयर तो सेम सी चीजें हो गई, लेकिन जिसको अपन कहते हैं ना 5 एलिमेंट्स हैं दुनिया में, अपन जिसको बोलते हैं 5 ऐसे तत्व हैं जिसको पंच तत्व बोलते हैं अपन। 5 एलिमेंट्स से बनती है कोई चीज और 5 एलिमेंट्स में ही वापस डीकम्पोज हो जाती है। तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज का मतलब हिंदी में इसके लिए शब्द है अपघटन। वो उस चीज को अपघटित कर देते हैं, यानी अलग अलग जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको। इसकी ये जो क्रिया होती है इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो मैन्योर कहां से मिलता है, ये डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, ये पौधों के डीकम्पोजिशन से, और एनिमल वेस्ट्स, या फिर एनिमल के जो पौधों के, प्लांट के या एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, जो उनके अपशिष्ट होते हैं, उनके डीकम्पोजिशन से होता है। तो यहाँ पर मैं उनकी बॉडी की बात कर रहा था, साथ में इसमें वेस्ट की भी बात आ गई है। बॉडी से भी जो ह्यूमस बनता है वो भी एज ए मैन्योर काम आता है, लेकिन जो जानवरों के वेस्ट होता है जिसको हम गोबर कहते हैं, जानवरों का वेस्ट जो होता है, जो गोबर होता है, इसी तरह जो प्लांट्स का भी वेस्ट होता है, उनके डीकम्पोजिशन से भी मैन्योर बनता है। उनकी बॉडी से भी मैन्योर बनता है, उनके वेस्ट के डीकम्पोजिशन से भी
मैन्योर बनता है। तो यहाँ पर जो ये मैन्योर बनता किससे है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से के डीकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और अभी बात मैन्योर की चल रही है, ध्यान रखिएगा, अभी फर्टिलाइजर की बात नहीं आई है, अभी मैन्योर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब फार्मर क्या करते हैं, ये मैन्योर बनाने के लिए वो डंप यानी डाल देते हैं प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, पौधों और जानवरों के जो वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो डाल देते हैं इन पिट्स, गड्ढे में, एट ओपन प्लेसेज, खुले जगह पर, एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज, और इसको डीकम्पोज होने देते हैं, सड़ने देते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कि वो फार्मर क्या करता है, गोबर जो आता है जानवरों का, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है या प्लांट्स का जो वेस्ट होता है, वो एक खड्डे में डाल देते हैं और खड्डे में फिर उसको डीकम्पोज होने देते हैं, सड़ने देते हैं, और उससे फिर वहां पर खाद बन जाती है। डीकम्पोज अलाउ होने देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो डीकम्पोजिशन होता है ये किसके कारण होता है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, सूक्ष्म जीवों के कारण। माइक्रो यानी सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, सूक्ष्म जीवों के कारण से ये डीकम्पोजिशन होता है। द डीकम्पोज्ड मैटर, अब ये जो डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोज होया हुआ जो मैटर है, पदार्थ है, द डीकम्पोज्ड मैटर यानी डीकम्पोज अपघटित होया हुआ जो ये मैटर पदार्थ होता है, इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद के रूप में। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, आप पहले से ही जान चुके हैं, अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th, आप 6th क्लास में पहले ही वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। कंपोस्ट का मतलब खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट मतलब कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनसे सड़ा करके खाद को और अच्छा बना लिया जाता है। ये एक प्रोसेस है खाद बनाने की। खाद बनाने की कई विधियां होती है, कई मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड वर्मी कंपोस्ट भी होता है। तो ये 6th क्लास में वर्मी कंपोस्ट के बारे में आया था। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो रिमेनिंग्स होते हैं या वेस्ट होते हैं एनिमल और प्लांट के, उनको जब डीकम्पोज करवा दिया जाता है तो वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से हमें मैन्योर प्राप्त हो जाता है। एक्टिविटी 1.2, अब एक एक्टिविटी है यहाँ पर। ये एक्टिविटी क्या बताने के लिए है, ये बात शो करने के लिए है कि जब हम किसी भी प्लांट के अंदर मैन्योर देते हैं, खाद देते हैं या फर्टिलाइजर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी चीज़ होती है, खाद यानी मैन्योर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या अपन खाद और उर्वरक यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही नहीं देवें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर ऐसे 3 कप्स हम लेंगे और उनमें एक ही टाइप की चीज़ें ग्रो करेंगे, और फिर एक में हम मैन्योर देंगे, एक में हम फर्टिलाइज़र देंगे और एक में हम कुछ नहीं देंगे, और फिर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है, बीज की ग्रोथ किस में होती है, सबसे कम ग्रोथ किस में होती है। तो आइए इसको एक बार रीड करते हैं, इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्रैम सीड्स, लीजिए मूंग या चने के बीज, एंड जर्मिनेट देम, और उनको जर्मिनेट कीजिए, अंकुरित कीजिए। यानी अंकुरित कैसे करते हैं, चने को या मूंग को अगर आपको जर्मिनेट करना है तो उनको गीले कपड़े में बांध के लटका दीजिए, और आप देखेंगे कि या एक बार उनको किसी पानी में भिगो दीजिए, मूंग या चने को शाम को भिगो दीजिए, सुबह उनको निकाल के गीले कपड़े में बांध करके हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए। 1-2 दिन बाद में वो उग जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो आपको भी क्या करना है, मूंग को या ग्रैम यानी चने के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको जर्मिनेट करना है, अंकुरित कर लेना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, और उसमें से बहुत सारे उग जाएंगे तो उनमें से आपको 3 जो है बराबर साइज के अंकुर लेने हैं। सीडलिंग्स यानी सीड के अंदर से जो जर्मिनेशन होके हल्का सा एक
प्लांट निकलता है, जो बीज के अंदर से थोड़ा सा पौधा निकलता है, उसको सीडलिंग बोलते हैं। तो 3 बराबर के सीडलिंग ले लेने हैं आपको। उन काफ़ी सारे जो आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे, उनमें से 3 जो सीड लेने हैं आपको, 3 जो सीडलिंग लेने हैं जो इक्वल साइज के हों। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज, और 3 खाली गिलास ले लेने हैं, और सिमिलर वेसल या फिर इसी के तरह के कोई बर्तन ले सकते हैं आप। मार्क देम ए बी एंड सी, एक ग्लास पर ए लिख दिया आपने, मार्क कर दिया, बी दूसरे पे बी मार्क कर दिया, तीसरे पे सी मार्क कर दिया। द ग्लास ए, जो फर्स्ट ग्लास है आपका, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सोइल मिक्सड विद ए लिटिल काउ डंग मैनर। उसमें क्या किया आपने, मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? थोड़ी ए लिटिल काउ डंग मैनर, एक थोड़ा सा गाय के गोबर की खाद उसमें मिला दिया आपने, ए वाले में। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सोइल, बी वाले ग्लास में सोइल की जो अमाउंट है, यानी मिट्टी की जो अमाउंट है, वो तो सेम रखी, वो की वही उतनी ले ली आपने। लेकिन इसमें आपने काउ डंग नहीं मिलाया, आपने गाय का गोबर नहीं मिलाया। इसमें क्या मिक्स किया? विद ए लिटिल यूरिया, इसमें थोड़ा सा यूरिया आपने मिक्स किया। ए वाले में आपने काउ डंग मिक्स किया था, बी वाले में आपने लिटिल यूरिया, थोड़ा सा यूरिया जो खाद होता है जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, वो ऐड किया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोइल इन ग्लास सी, और सी वाले ग्लास में भी सेम अमाउंट में आपने सोइल ले ली, विदाउट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया आपने। तीसरे सी में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब क्या करना है, उन तीनों को देखना है कुछ दिनों तक। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब तीनों में सेम अमाउंट में वाटर आपने डाल दिया, इन ईच ग्लास, हर एक ग्लास में, एंड प्लांट, और हर प्लांट में, ईच ग्लास, एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और अब इन तीनों में आपने एक एक जो 3 आपने बराबर अंकुर लिए थे, वो तीनों ग्लासों में आपने प्लांट कर दिए, यानी उगा दिए। अभी तक तो 3 ग्लास तैयार किए आपने, और अब वो जो 3 आपने बराबर सेम साइज के सीडलिंग छांटे थे, तो वो आपने तीनों में प्लांट कर दिए। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, और उनको सुरक्षित स्थान पर रख दिया। एंड वाटर डेली, और उनको वाटर देम डेली, यानी उनको डेली आपने थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। आफ्टर 7 to 10 days, 7 से 10 दिनों के बाद, 7 से 10 दिनों तक उनको पानी पिलाना है, तब वो थोड़े बड़े होंगे। ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ जो है, उनकी जो वृद्धि है, वो आपको ऑब्जर्व करनी है, ध्यानपूर्वक देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम है 1.3a, इसमें प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये 3 जो ग्लासेज हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। और सेकंड में ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ए में अपन ने मैन्योर डाला था, बी में हमने फर्टिलाइजर डाला था, सी में हमने कुछ नहीं डाला था। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेज ग्रो एट द सेम पेस, पेस का मतलब है यहाँ पर गति या स्पीड। क्या प्लांट्स जो हैं सभी ग्लासेज के अंदर, तीनों ग्लासेज के अंदर, ग्रो एट द सेम पेस, क्या समान गति से वो ग्रो हो रहे हैं? यहाँ पर पेस एक न्यू वर्ड है, गति यानी स्पीड। क्या ये तीनों जो प्लांट है वो एक ही सेम स्पीड से या सेम पेस से ग्रो कर रहे हैं? विच ग्लास शोड, कौन सा जो ग्लास है वो शो कर रहा है बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स की बेटर ग्रोथ कौन सा ग्लास शो कर रहा है, यानी तीनों में से ज्यादा तेज गति से कौन से ग्लास के अंदर जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और कौन सा जो गिलास है, इन विच ग्लास, कौन सी गिलास में वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट है। फास्ट यानी तेज होता है, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज। तो सबसे तेज जो ग्रोथ है वो कौन से ग्लास में है? तो यहां हम लोग आज हमें यहीं पर इसको स्टॉप करना होगा। कल हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे कि इन तीनों में से कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है वो सबसे फास्टेस्ट है, और फिर क्यों है फास्टेस्ट। तो आप भी अपने मन में इसका आंसर सोच कर रखिए कि तीनों जो ग्लास हैं उसमें से ग्लास ए में मैन्योर ऐड किया हुआ है, बी में फर्टिलाइजर ऐड किया हुआ है, और सी में नथिंग टू ऐड, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो तीनों जो ग्लास हैं उनमें से फास्टेस्ट ग्रोथ किस ग्लास में होगी, ये आप मन में अपने आंसर डिसाइड करके रखें।
और कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्लास में फास्टेस्ट ग्रोथ होगी, और फिर हम उसके लॉजिक और उसके रीजन में भी जाएंगे कि क्यों वो फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। लेकिन क्या जो फास्टेस्ट ग्रोथ करवाता है उसको क्या रेगुलर अपने खेत में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। अब आज जो आपको मैं कुछ वर्क देना चाह रहा हूं, तो वो वर्क ये है, आज का होमवर्क एक टेबल है जो आपको अपने नोटबुक में ये ड्रॉ करनी है। हालांकि ये टेबल बाद में क्वेश्चन आंसर में भी आ जाएगी, तो इसलिए उसको अभी अपन नहीं टच करते हैं क्योंकि इसको डबल आपको करना होगा। तो आज केवल आपको एक डेफिनेशन नोट डाउन करनी है और उसको लर्न करना है। ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको ऊपर लिख देना है डेफिनेशन, और आज की डेट आपको नोट डाउन करनी है। देन यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन, और इसके बाद आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं। बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। द सब्सटेंसेज, वे पदार्थ, विच आर एडेड, जो कि ऐड किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, टू द सोइल, मिट्टी में, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में यानी पोषक तत्वों के रूप में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और नोट डाउन करनी है। एंड टुमारो वी विल नो, हम लोग जानेंगे दैट विच सब्सटेंस विल ग्रो द क्रॉप फास्टेस्ट, कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो क्रॉप को फास्टेस्ट ग्रो करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लर्न द थिंग्स डे टू डे विद द कोर्स के साथ साथ डे टू डे चीज़ों को लर्न करते जाइए, सो दैट यू विल एबल टू लर्न ऑल द थिंग्स ऑफ द बुक इन द एंड ऑफ द सेशन, ताकि सेशन के एंड में सारी जो चीज़ें हैं इस बुक की वो आप लर्न करने के लिए एबल रह सकें, योग्य रह सकें। ओके, सी यू एंड बाय।